Good morning, class. Good morning. नमस्ते। Morning. So today will be the last class for this unit on columns, right? So today I'll be discussing some numericals. So we have already done biaxial bending case and axially loaded and biaxial bending case in the last class. Today I'll be discussing one or two numericals on axially loaded column and axially loaded plus uniaxial bending case. ठीक है? तो इस पे हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं सो दैट द डिजाइन इज क्लियर टू यू. आप लोग आगे चल के फिर इसमें इजीली कर पाएंगे इसको. ठीक है? So in today's lecture we will be solving some numerical problems only for clearing your concepts, right? So just let me just share my screen. Okay, yeah. So is this one visible? Yes, sir. Okay, thank you. So we have already discussed these things, important points while designing a column. We have already seen. I'll just thoroughly go through these points, right? Okay. So here, while designing column, following points can be kept in mind as per IS 456-2000. This is the code for designing of column. So first was your page number 46, IS 456-2000, clause number 26.4.2.1. इस clause में क्या given है? The clear cover. ठीक है? The clear cover should not be less than for column. I am telling you for the column, right? So clear cover कभी भी आप लोगे तो that should not be less than 40 mm or the diameter of the longer reinforcement, longitudinal reinforcement, right? जो भी longitudinal reinforcement होगा उसका जो diameter होगा उससे छोटा कभी नहीं होना चाहिए कवर और 40 mm से छोटा नहीं होना चाहिए. इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो वैल्यू आप क्लियर कवर के लिए रख सकते हैं. ठीक है? सो ये क्लियर कवर गिवन है आपको, राइट? इफेक्टिव कवर क्या होता है? क्लियर कवर प्लस योर हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेनफोर्समेंट. ठीक है? तो उससे आपको इफेक्टिव कवर निकल आता है. सो ये पहला क्लोज था. इसमें लिखा है फॉर कॉलम ऑफ साइज 200 mm और बिलो. अगर 200 mm से कम का साइज है और 200 mm का है, whose longer reinforcement bar is not less than 12 mm, a cover of 25 mm is used. तो ये भी एक क्लॉज गिवन है कि अगर साइज 200 mm से बिलो होता है तो वैसे देखिए जो कोड कहता है वो कहता है कि कभी भी आपका डायमेंशन जो है वो 250 mm से कम नहीं होना चाहिए कॉलम को डिजाइन करते हुए. ठीक है? लेकिन फिर भी अगर कुछ सर्टेन केसेस ऐसे हो जाते हैं कि जहां पर आपको कम करना पड़ता है, राइट? ओके, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट. हाँ जी बताइए. सर वो डिग्री के लिए आया था, तो डिग्री के जो हार्ड कॉपी जो मंगाई सर वो तो एग्जाम डिवीजन में आप पता कर लीजिए. एग्जाम. हाँ एग्जाम डिवीजन में या आशीष जोशी सर होंगे ना, उनसे बात कीजिए. थैंक यू. ओके क्लास, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस. तो मैं क्या बताया था? हाँ, वैसे कोड हमें बोलता है कि 250 mm से कम का कॉलम साइज नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है कि आप 200 mm या उससे कम के कॉलम को डिजाइन करना पड़ेगा, राइट? सो उस केस में आपको बताया गया है अगर आपकी रेनफोर्समेंट 12 mm से भी छोटी है, इज नॉट ग्रेटर देन 12 mm, सो आपको कवर कितना प्रोवाइड कर सकते हो? 25 mm इज यूज. ठीक है? वैसे आप कितना यूज करोगे? 40 mm से ऊपर ही होना चाहिए किसी भी हालत में, राइट? तो ये आप ध्यान रखेंगे कवर प्रोवाइड करते हुए. सो कवर यू ऑल नो वेरी वेल कवर क्या होता है. ठीक है? फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ. दिस इज योर सेक्शन और मान लीजिए दिस इज योर रेनफोर्समेंट. ठीक है? तो क्लियर कवर क्या होगा? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस. ठीक है? और इफेक्टिव कवर क्या होगा? सेंटर ऑफ रेनफोर्समेंट से लेके यहां तक की डिस्टेंस. दिस इज योर इफेक्टिव कवर.
ठीक है, दिस वन राइट. सो दिस इज योर इफेक्टिव कवर एंड दिस वन इज योर क्लियर कवर. तो ये क्लियर कवर की बात की है. ठीक है, सो ये पहला क्लॉज है. सेकंड क्लॉज क्या है? लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट. ये आपका गिवन है पेज नंबर 48 IS कोड 456/2026 क्लॉज में है ये. सो ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको. एरिया ऑफ स्टील जब भी कंप्रेशन मेंबर में आप लोगे तो इट शुड बी 0.8 to 6% टाइम्स ऑफ द ग्रॉस एरिया. ठीक है, प्रैक्टिकली वी यूज 4%. तो मैंने बताया आप इसी के बीच में चूज करोगे, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते 6% से, और 0.8% से कम नहीं ले सकते. ठीक है, और जो रेनफोर्समेंट है उसका डाया कभी भी 12 mm से कम का नहीं होगा. तो जो भी आपकी सरिया है वो 12 mm से कम की नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 12 mm से कम का डायमीटर यूज नहीं होना चाहिए कभी भी आप कॉलम यूज डिजाइन करोगे तो. तीसरा क्लॉज है मिनिमम नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट. पहले मैं बता चुका हूँ 4 आपकी मिनिमम रेनफोर्समेंट आपको 4 सरिया लगानी पड़ेंगी. अगर आप रेक्टेंगुलर कॉलम बना रहे हो, अगर आप सर्कुलर कॉलम बना रहे हो तो मिनिमम 6 रेनफोर्समेंट आपको लगानी पड़ेगी. राइट, देखिए यहाँ पर दिखाया भी यहाँ पे, ये दिस इज योर कवर यहाँ से यहाँ तक का, और ये बीच से यहाँ तक का जो है ये इफेक्टिव कवर है. ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो. तो यहाँ पर 4 रेनफोर्समेंट लगनी है रेक्टेंगुलर में, दिस वन, और सर्कल में 6 रेनफोर्समेंट लगानी है आपको कंपल्सरी है. इससे ज्यादा लगा सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं लगा सकते. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो गेट में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को. ठीक है, और स्पेसिंग मैंने आपको बताई थी कि कभी भी कॉलम में 300 mm से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, किसी भी 2 रेनफोर्समेंट के बीच में 300 mm से ज्यादा की स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए. अगर इसकी स्पेसिंग ज्यादा होती है तो आपको बीच में और रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इट शुड नॉट बी मोर देन 300 mm. और वो टाइल्स के केस में भी ये होता था कि उसकी टाइल्स की स्पेसिंग भी 300 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, वो नीचे दिया होगा शायद. ये आगे देखिए लेटरल टाइज आ गया ना, लेटरल टाइज और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. ठीक है, अब तक आपको वैसे क्लियर हो गया होगा कि लेटरल टाइज क्या है. ठीक है, तो ये क्या है? ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, और वो जो वाली की मेन थी जो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट. सो दिस इज गिवन इन पेज 49 क्लॉज 26 ऑफ द IS 456. ठीक है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, सारे क्लॉज यहाँ पर लिखे हुए हैं, मेंशन्ड है. आप लोग इजीली अपना कोड खोलिए और ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी. यू डोंट हैव टू रिमेंबर और मग अप एवरीथिंग. कुछ सारी चीज आपको उसमें कोड में गिवन है, तो आपको कोई भी चीज रटना वगैरह नहीं है. ठीक है, इसमें बस यू जस्ट नो यू शुड नो हाउ टू डिजाइन. स्टेप्स आपको पता होने चाहिए. सो लेटरल टाइज के लिए क्या बोल रहा है? डायमीटर ऑफ द टाई कितना होना चाहिए? आइदर इट शुड बी 1/4 टाइम्स ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, डायमीटर ऑफ द मेन रेनफोर्समेंट, और 6 mm. इन दोनों से छोटा नहीं होना चाहिए. तो यू विल टेक द ग्रेटर ऑफ द दो. बहुत मान लीजिए ये 5 mm आ गया और नीचे वाला 6 mm है, सो यू विल टेक 6 mm. ठीक है, 5 mm ये आ गया एंड दिस वन इज 6 mm, सो यू विल कंसीडर 6 mm. जो भी बड़ा होगा इनमें से बोलेंगे आप डायमीटर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज पिच. पिच मैंने आपको बताया था, पिच आपको सिलेक्ट करने के लिए इट शुड नॉट बी मोर देन, देखिए यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर मोर देन. इट शुड नॉट बी मोर देन बी, द स्मॉलर डायमेंशन, दैट मींस द लिटिल डायमेंशन. जो स्मॉलर लीस्ट लिटिल डायमेंशन है बी, और 16 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार, और 300 mm. इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इन तीनों में से. तो यू विल टेक द लीस्ट ऑफ दीज. ठीक है, जो उनमें से सबसे छोटा होगा वो आप लोग पिच कंसीडर कर लेंगे. तो आप देख लीजिए 300 mm से किसी भी हालत में पिच छोटी नहीं होनी, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सो यू विल कंसीडर, यू विल टेक लीस्ट ऑफ 3. इन तीनों को आप कर सकते हैं. सो दिस इज योर दिस इज योर कॉलम. एक कॉलम यहाँ पर बना हुआ है, ये आपकी मेन रेनफोर्समेंट है ये वाली. ठीक है, इसको जो बांधा गया है ये है आपकी टाइज या फिर लॉन्गिट्यूडनल लेटरल रेनफोर्समेंट या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट को जो बोल सकते हैं. ठीक है, ये वाली, और ये आपकी है लॉन्गिट्यूडनल. तो ये आपकी है मेन रेनफोर्समेंट, मतलब लॉन्गिट्यूडनल बिकॉज ये अलोंग द लेंथ है इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल बोला जाता है. और ये आपके हैं टाइज और ट्रांसवर्स भी आप बोलते हैं. ठीक है, इसको ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट. सो ट्रांसवर्स, सो लेटरल और टाइज और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज द पिच? पिच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टाइज. तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, इसको बोलेंगे आप पिच. ठीक है, सो दिस वन इज योर एलिवेशन. और इसी का प्लान देखेंगे, मतलब टॉप व्यू देखेंगे. अगर मैं यहाँ से कट कर दूं इसको, टॉप व्यू देखूं, सो इट वुड लुक लाइक दिस. ये 4 मेन रेनफोर्समेंट है जो आपको डॉट्स की तरह दिख रही हैं. These are your main bars. और ये जो इसको बांध रखा है रेक्टेंगल शेप में इस तरीके से, ये क्या है? आपकी टाइज है या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है.
दीज आर योर टाइम्स, ठीक है। दिस इज योर डायमेंशन बी इंटू डी, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस इज योर एलिवेशन एंड दिस इज योर प्लान। सो आई होप कि ये क्लॉज आप लोगों को अभी तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, सब कुछ आपके कोड में गिवन है। सो लेट्स मूव टू डिजाइन ऑफ डिजाइनिंग एन एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक है। सबसे पहले एक बार एक्चुअली लोडेड का केस करके देखते हैं। बाइक्सेल बेंडिंग वाला केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। मैं आपको एक एक्चुअली लोडेड, हालांकि हमने पहले भी किया, मैं एक और न्यूमेरिकल आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। इसके बाद एक यूनी एक्सेल केस भी देखेंगे, यूनी एक्सेल बेंडिंग का केस भी देखेंगे। फर्स्ट लेट अस सी एक्चुअली लोडेड कॉलम। एक्चुअली लोडेड मैंने क्या बताया था, ये अगर क्रॉस सेक्शन है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस है। सो दिस इज, अगर यहाँ पर लोड पड़ रहा है आपके दोनों एक्सेस के सेंटर पे, पी लोड पड़ रहा है, लेट अस से दिस इज योर पी, यहाँ पर आपको लोड लग रहा है पी, ठीक है। जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सेस में, वहां पर लोड लग रहा है आपका पी सेंटर पर बिल्कुल, तो इसको बोलते हैं आप एक्चुअली लोडेड कॉलम, ठीक है। अगर ऐसे कॉलम आपको डिजाइन करने के लिए आएंगे तो हाउ विल यू डिजाइन दिस टाइप ऑफ कॉलम। इसमें आपको गिवन डेटा होगा, एक तो आपको फैक्टर्ड लोड होगा जो कि पी यू है, मतलब कि हम एलएसएम से कर रहे हैं तो अल्टीमेट लोड है पी यू, ठीक है। ये आपको गिवन होगा कि कितने लोड के लिए आपको डिजाइन करना है। मान लीजिए 1500 किलोमीटर के लिए करना है, 2000 किलोमीटर के लिए करना है, तो दिस शुड बी, दिस इज मेंशन्ड देयर, ठीक है। ग्रेड ऑफ स्टील आपको पता होंगे, अगर इट विल बी 250, एफई 250, एफई 415 और एफई 500, इन तीनों में से कोई ग्रेड ऑफ स्टील होगा। और ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो होगा, इट विल बी M15, M20 एंड M20, ठीक है, ठीक है। हाँ, जस्ट अ मिनट क्लास, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, सर इसमें क्या था, 13 तारीख तक हमारा लास्ट डेट है ये भर के देने का। कुछ बच्चे मिले थे मेरे को बाहर अभी, उन्होंने इसमें करना कुछ नहीं सर, फाइनली मार्कशीट
Sorry class, sorry for the disturbance. So let me continue. So am I audible? कोई वैसे इशू तो नहीं आ रहा है अभी? No sir. Okay, thank you. So I was talking about the axially loaded column, right? इसमें क्या है, फैक्टर लोड गिवन होगा, ग्रेड ऑफ स्टील और कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन होगा, M15, M20, M25, ठीक है, ये सब कुछ गिवन होंगे आपको जो फाइंड करना होगा, प्रॉब्लम क्या है आपकी, टू फाइंड द डायमेंशन B into D एंड द एरिया ऑफ द रेनफोर्समेंट, दैट इज ASC, ठीक है। तो ये आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी इसको डिजाइन करने के लिए। अगर ये दो चीजें आपने फाइंड आउट कर ली, दैट मीन्स योर डिजाइन इज कंप्लीट, ठीक है। So dimension you have to find and the area of steel in compression you have to find. इसके स्टेप्स क्या होंगे? स्टेप्स वैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। आपको क्या करना है इसमें, गो टू द रिस्पेक्टिव चार्ट 24 to 26 ऑफ डिजाइन एज SP16, ठीक है। SP16 के चार्ट 24 to 26 में गिवन है, वहां पर आपको फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ स्टील पे जाना होगा। मान लीजिए आपको Fe415 दे रखा है, तो आपको इसमें से SP16 में से ये वाले पेजेस में देखना पड़ेगा, इन चार्ट्स में देखना पड़ेगा कि कौन सा वाला Fe415 के लिए गिवन है, ठीक है, या Fe250 के लिए गिवन है। अभी मैं आपको पेज भी दिखा दूंगा कैसा दिखेगा आपको इसके नीचे, ठीक है। पहले तो आप वो डिसाइड करेंगे कि आपका चार्ट कौन सा है। चार्ट में जाने के बाद आपकी जो PU की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ द कॉलम को चूज करेंगे। तो ग्रॉस एरिया AG वहां से निकल आएगा आपका, ठीक है। सो अभी मैं चार्ट में आपको दिखाऊंगा कैसे आपको ग्रॉस एरिया आप लेंगे इसमें, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फाइंड द रेनफोर्समेंट परसेंटेज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ द चार्ट। तो इससे हम लोगों का परसेंटेज फ्रॉम द P जो मैं बता रहा था वो निकल आएगा, परसेंटेज P, ठीक है। परसेंटेज ऑफ स्टील जो है उससे निकल आएगा ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यूज करते हैं। नाउ नोइंग द ग्रॉस एरिया, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कॉलम, नोइंग रेनफोर्समेंट, फाइंड द नंबर ऑफ बार्स। तो आपको ग्रॉस एरिया पता है तो डायमेंशन B into D निकाल लेंगे आप, और आपको अगर रेनफोर्समेंट पता है, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट पता है, तो नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट आप निकाल सकते हैं। और डिजाइन ऑफ टाइज मतलब ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए आप IS 2000 के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग टाइज को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर 5 स्टेप्स। अब इनको एक करके देखते हैं एक बार। सो दिस इज योर न्यूमेरिकल ऑन एक्चुअली लोडेड कॉलम। अगर एक्चुअली लोडेड कॉलम आता है आपको डिजाइन करने के लिए, ठीक है, तो आप कैसे करोगे इसको? तो देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, डिजाइन द क्रॉस सेक्शन एंड द रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। मतलब क्रॉस सेक्शन आपको निकालना है B into D एंड द रेनफोर्समेंट मतलब ASC निकालना आपको, एरिया ऑफ स्टील निकालना है फॉर एन एक्चुअली लोडेड कॉलम। ये आपको गिवन है कि एक्चुअली लोडेड कॉलम है फॉर द फॉलोइंग डेटा, फैक्टर लोड 4000 किलोन्यूटन, ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, ग्रेड ऑफ स्टील Fe415, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको गिवन है। सो मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहले आप देखिए ग्रेड ऑफ स्टील क्या है आपका। ग्रेड ऑफ स्टील Fe415 है, तो आपको SP16 में से एक चार्ट चूज करना है जो कि Fe415 के लिए है, ठीक है। सो दिस इज यूजिंग चार्ट 25, चार्ट नंबर 25 है, जो कि 24 से 26 के बीच में होंगे, बताया था। 225 है ये चार्ट, पेज नंबर 110 में है SP16 के, फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील। ये देखिए लिखा हुआ है ना, Fe415 के लिए आपको पेज दिखेगा, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे वैल्यू ऑफ PU कितनी गिवन है आपको, 4000 किलोन्यूटन ऑलरेडी गिवन है। Along the horizontal axis we have various gross area of columns, तो आपको अलग अलग ग्रॉस एरिया गिवन है, ठीक है, 5000, 4000, 3000, 2500। तो इस तरीके से आप कोई भी एक ग्रॉस एरिया चूज कर सकते हैं। तो वी आर चूजिंग 2500, ठीक है, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हमने देख लिया। इसको मैं mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो 250 into 10⁻³ mm स्क्वायर आ गया। सो दिस इज योर ग्रॉस एरिया, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, आगे चल के आप मतलब इसी में से आपको चूज करना पड़ेगा। मैं अभी आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। नाउ सी दिस इज योर ग्राफ, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया था, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, आई होप दिस इज विजिबल। तो मैंने जैसे बताया था Fe415 के लिए आप चेक करेंगे, ठीक है। Fe415 के लिए आपने चेक किया, और हमारा कंक्रीट कौन सा है इसमें, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या है, M25। तो आपको दो चीजें देखनी है, Fe415 वाला चार्ट आपको निकालना है और 25 के लिए आपको चेक करना है, ठीक है। अब आप कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था इसको। आपको लोड कितना गिवन है, 4000 किलोन्यूटन। देखिए ये चार्ट गिवन है Fe415 के लिए, ये चार्ट गिवन है। तो आपको यू ऑलरेडी नो कि आपका PU कितना, अल्टीमेट लोड कितना 4000 है। तो 4000 से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे चार्ट में,
और इसमें वेरियस एरिया और ग्रॉस एरिया दिए थे कि 8,000, 7,000, 6,000, 5,000। तो आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते, इनमें से आप कोई चूज करेंगे। और वो चूज कैसे करेंगे, आप 4,000 के कॉरस्पॉन्डिंग आप लाइन लीजिए, आप इनमें से कोई सा भी एक चूज कर लीजिए। आपने मान लीजिए 2,500 चूज किया, जैसे हमने चूज किया था, ठीक है। और 2,500 की कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या निकालेंगे, 2,500 की कॉरस्पॉन्डिंग आप निकालेंगे M25 में। तो आप इस लाइन से आएंगे नीचे और आप आएंगे M25 वाली लाइन पे। ये है देखिए ये FC के 15, 20, 25, 30, 35, 40 ये सब लाइन आपको M25 गिवन है, तो आपको यहाँ से 25 पाना पड़ेगा। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है 100 AS/AG वो आ रही है 2.2, ठीक है। तो ये वैल्यू आप ध्यान में रखिए 2.2, ये आपको नोट करनी है। 100 AS/AG मतलब एरिया ऑफ स्टील अपॉन AG इंटू 100 का वैल्यू आ रही है 2.2। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रॉस एरिया 2,500 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था, mm में कन्वर्ट किया। सो कॉरस्पॉन्डिंग टू AG 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर अलोंग द वर्टिकल लाइन M25 ग्रेड में वी हैव 100 AS 100 into AS/AG is 2.2। देखा, ये वही 2.2 है जो मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था। सो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ से आपका एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा। एरिया ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील विल बी 2.2 into AG/100। इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ मैं। AG आपको पता है ग्रॉस एरिया अपॉन 100 into this will give you the area of steel। तो आपको एरिया ऑफ स्टील पता चल गया ASC। तो दिस इज कमिंग 5500 mm स्क्वायर, ठीक है। अब आप कितने डाया की बार यूज करेंगे, वो 12 mm से ज्यादा क्यों नहीं चाहिए। तो वी आर यूजिंग, लेट अस से वी आर यूजिंग 20 mm डाया बार, ठीक है। 20 mm की डाया की बार यूज की, तो नंबर ऑफ बार कितना हो जाएंगे, एरिया जितना एरिया है अपॉन π/4 into d स्क्वायर। सो दिस इज गिविंग मी 17.5। तो 17.5 ना लेके मैं ले लूंगा इसके 18 नंबर्स। तो मेरा ये डिसाइड हो गया कि 20 mm की डाया बार है और कितनी है, 18 नंबर्स की बार है, ठीक है। यहाँ से ये तो ये फिक्स हो गया, ठीक है। एक तो एरिया ऑफ स्टील फिक्स हो गया यहाँ से इस वाले चार्ट से। नेक्स्ट, अब आपको पता है ग्रॉस एरिया आपको आपने निकाल लिया, आपको गिवन था इसमें। तो साइज ऑफ कॉलम कैसे निकालेंगे आप, B into D। तो बहुत सिंपल है, आपको जब एरिया पता चलिए, अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो वो क्या होगा, B into D सेम होगा। ऑफ कोर्स स्क्वायर कॉलम में तो B और D सेम होगा डायमेंशन। सो आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, तो ये आ गया 500 mm। तो ये 500 अगर ये स्क्वायर कॉलम है, इफ दिस इज अ स्क्वायर कॉलम देन इट्स डायमेंशन विल बी 500/500। तो ये 2,500 का है ना, 250 into 10⁻³ mm स्क्वायर का है। तो कितने mm हो जाएगा, 500 into 500 mm अगर ये स्क्वायर कॉलम है तो, बिकॉज B and D will be same in the square column, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बार्स 20 mm बार की 18 नंबर्स ऑफ बार आ जाएंगी, अभी निकाला था ऊपर हमने, ठीक है। तो अगर आप इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको। 500/500 का सेक्शन हो गया और 18 नंबर ऑफ बार्स इस तरीके से लगा सकते हैं हम 20 mm डाया, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको रेक्टेंगुलर कॉलम करना होता है डिजाइन, आप स्क्वायर नहीं करना चाहते हैं, आप रेक्टेंगल करना चाहते हैं, तो आप रेक्टेंगल कॉलम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। सो यू कैन अज्यूम कि प्रोपोर्शन क्या है, B/D का प्रोपोर्शन है 1:2, मतलब जो डेप्थ है वो विड्थ का ट्वाइस टाइम्स है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, सॉरी जो डेप्थ है वो विड्थ का ट्वाइस टाइम्स ऐसे हो जाएगा। तो आप इस रेशियो से निकाल सकते हैं, विड्थ इज हाफ ऑफ द डेप्थ, ठीक है। इस रेशियो से आप लोग निकाल लीजिए। तो एरिया होता है कितना है रेक्टेंगल का, B into D। D की जगह पर D/2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, D स्क्वायर इक्वल्स टू 2 times द एरिया। दिस वन विल बी योर ग्रॉस एरिया, ठीक है। सो D स्क्वायर है तो अंडर रूट ऑफ 2A विल बी 2 into 250 into 10⁻³। दिस इज योर AG ग्रॉस एरिया, ठीक है। AG ग्रॉस एरिया बोलेंगे इसको। तो दिस इज कमिंग 707 mm, ठीक है। तो 707 mm का क्या आ गया, D आ गया आपकी, मतलब डेप्थ जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 707 लिखा है तो 710 mm आप ले सकते हैं इसको। 710 mm डेप्थ आ गई, तो विड्थ कितनी आ जाएगी, इसकी जस्ट हाफ हो जाएगी 355 mm। सो योर सेक्शन विल बी 355/710 फॉर द रेक्टेंगुलर कॉलम। तो आप देख लीजिए 355 इसकी विड्थ हो गई, डेप्थ इज 710 और रिइंफोर्समेंट्स इसमें 18 लगी है। तो इस तरीके से लगाई हुई है इसको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 नीचे लगा सकते हैं, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। सो आपके ऊपर है, आप स्क्वायर कॉलम डिजाइन करना चाहते हैं या रेक्टेंगुलर कॉलम डिजाइन करना चाहते हैं, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में बोल दिया आपको कि डिजाइन है रेक्टेंगुलर कॉलम, तो आपको फिर रेक्टेंगल ही करना पड़ेगा, ठीक है।
सो आप इस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है टू डिजाइन द टाइज। अब टाइज क्या होती है, जो इनको बांधने के लिए लगाई जाएंगी या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो होगी उनको डिजाइन करना है। तो सिंपल है, टाइज के लिए क्या था, डायमीटर कैसे फिक्स करते हो आप, इट शुड बी लेस देन 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द मेन बार और 6 mm, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा आप वो लेंगे। तो यू नो दैट डायमीटर ऑफ द मेन बार हमने कितना लिया था, 20 mm लिया था। सो दिस इज कमिंग 5 mm और नीचे वाला आपका आ रहा है 6 mm। सो हमें कौन सा लेना पड़ेगा, विल टेक द ग्रेटर वन। सो द डायमीटर ऑफ द टाइज विल बी 6 mm। ठीक है, डायमीटर ऑफ द टाई जो हमारा है, टाई या ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा हो गया 6 mm। ये हम लोगों का 6 mm हो गया। नेक्स्ट चीज क्या रहेगी हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए कि पिच कितनी होगी। सो पिच का क्या क्राइटेरिया था, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी, मतलब लीस्ट लेटरल डायमेंशन से बड़ा नहीं होना चाहिए, 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द मेन बार और 300 mm। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वो आप ले लेंगे। सो इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन बी। तो बी स्क्वायर वाला जब हमने केस किया था तो 500/500 था, तो बी 500 हो गया। 16 into 20 मतलब डायमीटर 20 था तो 320 आ गया और 300। तो यू हैव टू टेक द लीस्ट वन। तो इन तीनों में से सबसे कम क्या है, 300। सो आप अगर स्क्वायर कॉलम कर रहे हैं तो आपको कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 6 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। सिंपल, ठीक है, इतनी स्पेसिंग में आपको प्रोवाइड करना है। और अगर आपने रेक्टेंगल लिया होता कॉलम, जैसे हमने रेक्टेंगल किया था, तो उसकी लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, बी, क्योंकि ये लीस्ट 355 है, 355/710 का सेक्शन था ना, तो लीस्ट 355 हो गई। और 16 into 20 हमने डायमीटर ऑफ द मेन बार लिया हुआ है 320 और 300। अब इन तीनों में से सबसे छोटा कौन सा है, 300 है, तो यू विल चूज 300 लीस्ट ऑफ द 3, मतलब 300। सो यू विल डिजाइन रेक्टेंगुलर कॉलम फॉर 6 mm डाया की तो बार हो गई एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो बेसिकली आपका अगर आप स्क्वायर कॉलम कर रहे हैं और रेक्टेंगल कॉलम कर रहे हैं तो वो इसकी विड्थ सेम आ रही है, 300 mm सेंटर टू सेंटर। सो हियर यू कैन सी द डिटेलिंग। अगर ये मान लीजिए स्क्वायर कॉलम होता 500/500 का, तो ये मेन रेनफोर्समेंट हो गई 18 नंबर्स, ठीक है। और ये जो है आपकी ये वाली लाइन दिख रही है, जो आपकी टाइज है या बेसिकली जो आपकी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है, वो कितनी आ गई, 18 नंबर, 20 mm डाया बार, दिस इज योर मेन रेनफोर्समेंट। और जो आपकी टाइज आएंगी वो कितने की आ जाएंगी, जो ये निकाला आपने 6 mm डाया एट 300 mm सेंटर टू सेंटर, ये नीचे दिखाया होगा, देखिए। सो दिस इज योर फ्रंट व्यू। ये कॉलम है, ये मेन रेनफोर्समेंट है, मेन रेनफोर्समेंट आपने निकाल ली 18 नंबर्स। ये जो दिख रहे हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल, दीज आर योर टाइज, ठीक है। और पिच कितनी है, 300 mm की पिच है सेंटर टू सेंटर, मतलब कि सेंटर टू सेंटर इसकी डिस्टेंस 300 mm होनी चाहिए। और शरीर का साइज कितना है, ये वाली जो है 6 mm का। सो दिस इज योर रेनफोर्समेंट डिटेल, इसको बोलते हैं डिटेलिंग करना, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल डिजाइन अ कॉलम, ठीक है। ये हो गया आपका एक्सियली लोडेड का केस। सो आई होप कि इस वाले में कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही डिजाइन करना है, ये हमने पहले भी देखा है डिजाइन। द मेन थिंग इज टू गो थ्रू दीज स्टेप्स और ये चूज करना कि ये कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक है। पहले कुछ नहीं करना, लोड आपको देखना है, लोड के कॉरस्पॉन्डिंग आप एक वैल्यू ले लीजिए, ये जो भी है इनमें से। मान लीजिए 3000 लिया होता तो 4000 के कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रॉस एरिया 3000 लिया होता तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू कुछ और हो जाती है, ये आ जाती है यहाँ पे 25 वाले में नीचे, तो ये वैल्यू कुछ और हो जाती है यहाँ पे, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आती है, 1.5 के अराउंड आती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील निकल आएगा। सो यू शुड नो हाउ टू फाइंड दिस चार्ट 25 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, SP 16 के पेज नंबर पे आपको गिवन होगा। So this is how you design axially loaded column. Next and the last design I will be discussing on the design of column for axial loaded plus uniaxial bending, ठीक है। अब मैंने बताया uniaxial bending क्या है कि एक एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है, मतलब एक एक्सिस पे मूवमेंट लगेगा इसमें, ठीक है। यूनिएक्सियल इसलिए बोल रहे हैं इसको, और एक्सियल लोड तो इसमें लग ही रहा है। सो हियर यू कैन सी ये लोड लग रहा है कुछ एसेंट्रिसिटी पे E, ठीक है। सो दिस इज योर लोड एट सम एसेंट्रिसिटी। तो उस एसेंट्रिसिटी की वजह से मूवमेंट जनरेट होगा। मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट इक्वल्स टू P टाइम्स E, मतलब P into E, perpendicular distance into load into perpendicular distance will be your movement। तो मूवमेंट आपका कितना हो गया, P टाइम्स E। तो ये मूवमेंट जनरेट हो रहा है और ये एक एक्सिस में हो रहा है, ठीक है। ये X वाले में हो रहा है मूवमेंट, ये देखिए X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है।
इसके ये इसका टॉप व्यू है। अगर आप टॉप से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पर आपका लोड लग रहा है, ये सेंट्रिसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से मूवमेंट जनरेट हो रहा है कहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। m टाइम्स m इक्वल्स टू p इंटू ई, तो ये मूवमेंट आपका जनरेट हो रहा है, ये चीज दिखाई गई है इसमें, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यूनि एक्सियल बेंडिंग हो रही है, मतलब एक एक्सिस में बेंडिंग हो रही है। ये देखिए बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है ना, तो बेंडिंग हो रही है एक ही एक्सिस में हो रही है, ठीक है। अगर ये दोनों एक्सिस में हो रही होती, इस पे भी यहाँ पर लोड होता मान लीजिए आपका यहाँ पे, तो एसेंट्रिसिटी यहाँ भी होती, मतलब इसमें भी मूवमेंट लग रहा होता और इस साइड से भी मूवमेंट लग रहा होता है ना। तो दो मूवमेंट हो जाते हैं mx और my, तो ये हो जाता है आपका बाई एक्सियल बेंडिंग, ठीक है। तो अभी हमने वो बाई एक्सियल बेंडिंग वाला लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड इट ऑलरेडी। सो नाउ वी आर डूइंग यूनि एक्सियल, एक ही एक्सिस में है, लेट अस से mx, ठीक है। अब यूनि एक्सियल केस का आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए आपकी जो बेंडिंग होगी वो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, मतलब वो डी वाले कॉरस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हो सकती है, वाई की कॉरस्पॉन्डिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैंने कल ही आपको बताया था कि जब एक्स एक्सिस की कॉरस्पॉन्डिंग होगी तो आपको डी स्क्वायर लेना है, क्योंकि उसकी वो डायमेंशन देख के आपको लेना है, उसके जिस डायरेक्शन में मतलब मूवमेंट लग रहा है, ये देखिए इस डायरेक्शन में मूवमेंट लग रहा है तो आप डी लेंगे, और इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है वाई वाले में तो आपको बी लेना है, बी स्क्वायर। बस इतना ही फर्क है। पी यू अपॉन एफ सी के बी डी ये आपको कैलकुलेट करना है, एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर ये एक्स एक्सिस के लिए आपको कैलकुलेट करना है, वाई एक्सिस के लिए ये तो सेम है आपका, बट इसमें क्या चेंज है, एम यू अपॉन एफ सी के डी बी स्क्वायर हो रहा है, बस ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स रहेंगे इसको, टू डिजाइन अ कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड लग रहा है और यूनि एक्सियल बेंडिंग हो रही है, मतलब एक एक्सिस पे बेंडिंग हो रही है सर, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या गिवन होगा, फैक्टर्ड लोड गिवन होगा, सेंट्रिसिटी कितने सेंट्रिसिटी पे लग रहा है वो गिवन होगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और ग्रेड ऑफ स्टील दोनों चीजें गिवन होंगी, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में आपको फैक्टर्ड लोड दिया हो सकता है, या फिर ऑलरेडी मूवमेंट निकाला होगा। अगर मूवमेंट नहीं निकाला होगा तो मूवमेंट आप निकाल सकते हो ना, मूवमेंट क्या होता है, पी इंटू ई, तो यहाँ से भी आप मूवमेंट निकाल सकते हो ना, पी टाइम्स ई से मूवमेंट आप निकाल सकते हो, स्टील का ग्रेड और कंक्रीट का ग्रेड, ये सब आपको गिवन होगा, ठीक है। तो आपका अगेन एम क्या है, आपको डायमेंशन निकालना है और एरिया ऑफ स्टील निकालना है, ठीक है। तो जो डायमेंशन है बी इंटू डी ना, ये निकालने का प्रोसीजर तो सेम वही है जो आपने पहले किया था एक्सियली लोडेड वाले में, बट एरिया ऑफ स्टील निकालने का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये वाला तो स्टेप्स वही रिपीट होंगे, ठीक है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार डिजाइन में। तो व्हाट विल बी द स्टेप पहले यही है, एक्सियली लोडेड पीयू के लिए हम लोगों को 24 से 26 के बीच का ग्राफ निकाल के एरिया ऑफ द कॉलम एजी और डायमेंशन फिक्स करना है बी इंटू डी। ये हमने ये स्टेप सेम है जो हमने एक्सियली लोडेड के लिए किया है पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट अब जो सेकंड स्टेप है यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। So assume suitable diameter for the rods less than 12 mm and clear cover less than 40 mm, ठीक है। और compute effective cover D dash, ठीक है। अब आपको ये ध्यान होगा D dash और B dash मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे, ठीक है। If this is your reinforcement here, ये क्रॉस सेक्शन है, प्लान है, तो आपका डी डैश कौन सा डिस्टेंस होगा, मान लीजिए दिस इज योर डी एंड दिस इज योर बी, तो आपका डी डैश क्या होगा, डी डैश आपका होगा इफेक्टिव कवर, मतलब सेंटर ऑफ द बार से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ तक टॉप से लेके सेंटर ऑफ द बार तक का। सो दिस इज योर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डी, अगर ये डेप्थ की साइड आप देख रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे डी डैश, ठीक है। और कहीं पर अगर आपको बी डैश देखना होगा तो आपको बी की डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, फ्रॉम हेयर टू द सेंटर ऑफ द बार, ठीक है। इफेक्टिव कवर जो है उसको, तो ये आपका हो जाएगा बी डैश, ठीक है। तो अब आपको पता है डी डैश क्या और बी डैश क्या है, तो आपको क्या कंप्यूट करना है, सबसे पहले आपको डी डैश करना है। तो डी डैश क्या आपका क्लियर कवर इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक का क्लियर कवर कहलाता है, प्लस हाफ ऑफ द रिइंफोर्समेंट का जो डाया है अगर आप उसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा इफेक्टिव कवर। सो डी डैश इज नथिंग बट क्लियर कवर प्लस हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द रॉड या स्टील। तो आपको क्या क्या कंप्यूट करना है, डी डैश आप निकाल लेंगे, डी डैश अपॉन डी निकाल लेंगे, पी यू अपॉन एफ सी के बी डी निकाल लेंगे और एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीज आप निकाल लेंगे, ग्राफ का यूज करते हुए इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्राफ यूज करना है। So first you will compute d dash upon d. तो depending upon the grade of steel and the value of the d dash upon d, इन दोनों वैल्यूज से आप लोग एक चार्ट डिसाइड करोगे
या तो ये वाला चार्ट होगा, या चार्ट 39 to 50 के बीच में होंगे, या चार्ट 51 to 62 के बीच में होंगे। अब ये डिफरेंट डिफरेंट चार्ट हैं डिफरेंट कंडीशन के लिए। 27 to 38 तब होगा जब रेनफोर्समेंट सिर्फ दो साइड पे लगी है, इधर और इधर। 39 to 50 का यूज तब होगा जब रेनफोर्समेंट चारों साइड पे लगी है, रेनफोर्समेंट ऑन ऑल द 4 साइड्स, ठीक है। तो आपको इसी मुताबिक चूज करना है। और अगर आप सर्कुलर कॉलम कर रहे हैं तो आपको 51 से 62 वाला चार्ट आपको चेक करना पड़ेगा सर्कुलर कॉलम के लिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देंगे कि डी डैश अपॉन डी की वैल्यू के लिए बहुत सारे चार्ट होंगे, 27 से लेकर 62 तक का, देखिए इतने सारे चार्ट हैं, ठीक है, इस वैल्यू के लिए। बट आपको किसके बेसिस पे डिजाइन करना है कि आप ये वाला केस ले रहे हैं, ये वाला केस से डिजाइन कर रहे हैं कि ये वाले केस में डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चार्ट ले लेंगे। और दूसरी चीज है ग्रेड ऑफ स्टील, मतलब ग्रेड ऑफ स्टील मतलब FE 415 है, FE 500 है, FE 250 से आप डिजाइन कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको चार्ट गिवन होगा, ठीक है। इन सबके बेसिस पर आप निकालेंगे P अपॉन FCK की वैल्यू, वेयर P इज नथिंग बट परसेंटेज ऑफ स्टील। तो आपको पता है जैसी परसेंटेज ऑफ स्टील आ जाएगा, यू कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ स्टील। परसेंटेज ऑफ स्टील क्या होता है? एरिया ऑफ स्टील अपॉन ग्रॉस एरिया इनटू 100। तो जैसी P आपको पता चल जाएगा, आप एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन निकाल लेंगे, सिंपल। तो वही आपको निकालना है, एरिया ऑफ स्टील। कंप्यूट द परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट P, और ASC क्या होता है? परसेंटेज इनटू ग्रॉस एरिया। तो सिंपल एरिया ऑफ स्टील निकल जाएगा, और ग्रॉस एरिया होता है B इनटू D, ग्रॉस एरिया भी आपको निकल आएगा। फाइंड द नंबर ऑफ रॉड्स फॉर द अज्यूम्ड डायमीटर ऑफ द बार, कितनी रॉड्स यूज होंगी मेन बार में, वो आ जाएगा। फिर आपका डिजाइन ऑफ द टाइल्स, टाइल्स वैसी डिजाइन करनी है जैसे कि एज यूजुअल ऊपर वाले में हमने किया था, ठीक है। वैसे टाइल्स को आप डिजाइन करेंगे, वही डायमीटर और पिच जो निकाली थी उसको आप चेक कर लेंगे, सिंपल। सो एक डिजाइन करके देखते हैं कॉलम को। सो किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए इसमें। सो इट कैन बी लाइक डिजाइन अ सुटेबल कॉलम कैरिंग अ फैक्टर्ड लोड। देखिए फैक्टर्ड लोड लिखा है मतलब कि ये पहले ही आपको पता होना चाहिए कि LSM मेथड है, ठीक है। फैक्टर्ड लिखते हैं ना, तो फैक्टर्ड लोड PU कितना गिवन है? 3000 किलोन्यूटन, ठीक है। आपको PU गिवन है, लोड इज एक्टिंग एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 200 mm। तो एसेंट्रिसिटी आ गई है, मतलब कि ये इसमें बेंडिंग होगी, इसमें मूवमेंट जनरेट होगा ही होगा। तो आप समझ लो कि ये आइदर ये बाइएक्सियल बेंडिंग का केस हो सकता है, यूनिएक्सियल का केस हो सकता है, ठीक है। अभी इसमें एक ही एसेंट्रिसिटी दी है तो ये यूनिएक्सियल ही होगा। फ्रॉम द मेजर एक्सिस यूज 25 ग्रेड कंक्रीट FE 415 स्टील, ये आपको गिवन है। प्रोवाइड रेनफोर्समेंट ऑन ऑल द 4 साइड्स, देखिए ऑल द 4 साइड वाली कंडीशन दी है, ठीक है। चारों साइड पे आपको रेनफोर्समेंट की वो लगानी। तो आप जब चार्ट चूज करेंगे तो आप कौन सा चार्ट चूज करेंगे? 39 से 50 के बीच वाला, ठीक है, जो मैंने बताया था 4 साइड वाले। तो इस तरीके से आपको इसका सिलेक्शन करना होगा कि कौन सा चार्ट यूज करना। सो दीज डायमेंशंस आर गिवन, PU गिवन है, एसेंट्रिसिटी गिवन है, स्टील और कंक्रीट का ग्रेड गिवन है। सो दिस इज योर डायग्राम। PU यहाँ पर लग रहा है, एसेंट्रिसिटी 200 mm की है, तो MU कितना हो जाएगा? मूवमेंट कितना होता है? P into E। सो सिंपल आप कर लीजिए 3000 into 200, दिस विल गिव यू 600 into 10 to the power 6 न्यूटन mm। तो ठीक है, न्यूटन इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस mm है, तो दिस विल बी योर मूवमेंट। तो 6000 into 10 to the power 6 न्यूटन mm का मूवमेंट जनरेट हो रहा है ड्यू टू दिस एसेंट्रिसिटी एंड दिस लोड, ठीक है। अभी यूनिएक्सियल बेंडिंग का केस है, आपको पता है एक तरफ एक एक्सिस में बेंडिंग हो रही है। सो लेट अस सी, सबसे पहला हम लोगों को क्या करना है? टू डिजाइन फॉर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। तो B into D पहले निकाल लेते हैं। B into D मतलब ग्रॉस एरिया AG, ठीक है। और ये वैसे ही करना है आपको जैसा आपने पहले वाले में किया था। सो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा, यहाँ पे मैंने लिखा भी है डिजाइन करते वक्त, देखिए लोड आपको गिवन है। इन द अर्लियर प्रॉब्लम वी हैव ऑलरेडी डिजाइन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड द एरिया वाज दिस, ठीक है। B into D कितना आ रहा था ऊपर? 355। B into D आ गया, B ये हो गया और D आपका ये हो गया 710 mm, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी रेक्टेंगल कॉलम ऊपर वाले एग्जांपल में देख लिया। तो आपको B into D, तो आप सेम वही स्टेप प्रोसेस फॉलो करोगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था आपने, ठीक है। यहाँ तक का मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी आपने पहले क्वेश्चन में देख लिया, आप वापस जाके दोबारा से इसको देख सकते हैं। सो डायमेंशन आपका फिक्स हो गया, B into D मतलब ग्रॉस एरिया आपका आ गया। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एरिया ऑफ स्टील निकालना, ASC। उसके लिए मैंने बताया यू शुड बी हैविंग D डैश अपॉन D की वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो D डैश अपॉन D की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, बट आपको D डैश तो पता ही नहीं है अभी। डेप्थ आपको पता है लेकिन D डैश नहीं पता, राइट। सो आप क्या करोगे इसमें? D डैश को सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे? चार्ट में जाओगे, चार्ट में D डैश अपॉन D की कई सारी वैल्यूज होंगी, 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, ठीक है। इनमें से आप कोई सी भी एक चूज कर लो, और 4 साइड में आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, तो 39 to 50 के बीच वाला चार्ट आप लोगे कोई,
ठीक है, तो लेटेस्ट से मैं इसमें चूज कर रहा हूँ डी डैश बाई डी की वैल्यू 0.2, ये वाला चार्ट मैं चूज करना चाहता हूँ। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिजाइन कर रहा हूँ। सो अगर देखिए डी डैश आपको गिवन है तो आपको जो भी वैल्यू आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर डी डैश क्लियर इफेक्टिव कवर आपको नहीं गिवन है तो आप इनमें से कोई भी एक अज्यूम कर सकते हो। तो मैंने 0.2 वाला अज्यूम किया है, तो मैं 0.2 के हिसाब से इसको डिजाइन कर रहा हूँ। सो आई एम यूजिंग चार्ट नंबर 46। चार्ट नंबर 46 किसके लिए? 0.2 की वैल्यू के लिए है, डी बाई डी डैश फॉर Fe415 स्टील। ठीक है, ये चार्ट भी मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा, जस्ट देखिएगा। आई होप, हाँ यहाँ पर गिवन है, देखिए। सो दिस इज फॉर Fe415। इसमें क्या लिखा है देखिए, कंप्रेशन विद बेंडिंग लिखा है ना, बेंडिंग, रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन 4 साइड्स। ये देखिए 4 साइड वाला केस मैंने लिया है, तो आपको यही वाला ग्राफ चूज करना पड़ेगा। और ये ग्राफ नंबर है, चार्ट नंबर है 46। ठीक है, Fe415 के लिए ये है, डी डैश बाई डी की वैल्यू देखिए 0.20 यहाँ मेंशन है, तो आपको ये वाला ग्राफ चूज करना पड़ेगा। तो आप ये वाला ग्राफ चूज कीजिएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, जो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ उसको। ओके, जो इसका एक्स एक्सिस है इसमें ये वाली वैल्यू देखिए mu/fc के bd स्क्वायर, जो मैंने आपको बताया था वो है। और इसके वाई एक्सिस पे क्या है, pu/fc के bd, ये। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पर आपको ग्राफ दिए गए हैं, ये जो लाइंस हैं, ये सारी बहुत सारी आपकी जो लाइंस दिख रही हैं, ये क्या है, P/fc के, परसेंटेज ऑफ स्टील अपॉन fc के, और यही आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको फाइंड क्या करना है, यही तो फाइंड करना है कि P/fc के की वैल्यू क्या है। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ स्टील पता है और मूवमेंट निकालना है तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग परसेंटेज ऑफ स्टील देखिए, मूवमेंट निकाल लीजिए। अगर आपको मूवमेंट गिवन है, ये वाला फैक्टर, ये सब कुछ गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको चार्ट निकालना है तो चार्ट की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब ग्राफ की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, सो ये अलग अलग उसके लिए गिवन है। देखिए P/fc की वैल्यू गिवन है 0.26, 0.25, 2.22, 0.20, 0.16। ठीक है, अलग अलग उसके लिए अलग अलग आपकी लाइंस बनी हुई है इस चार्ट में, ग्राफ में। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो P आप फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या करना है, सिंपल ये वाली चीज आप कैलकुलेट कर लीजिए, P/fc के bd, mu/fc के bd स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग आप ग्राफ में देख लीजिए वैल्यू कौन सी आ रही है, तो आपको P परसेंटेज स्टील मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये कैसे चूज करना है, बहुत सिंपल है। अगर आपने ये चूज कर लिया उसके बाद आप ग्राफ देख लेंगे आसानी से। तो वापस आता हूँ मैं इस पर। ठीक है, सो आई हैव यूज्ड 0.2, इस ग्राफ को मैं यूज कर रहा हूँ, d डैश अपॉन d इज 0.2, सो d डैश विल बी 0.2 टाइम्स d आपका 710 है, यहाँ पर हमने निकाला है, ये d इज 710। सो योर d डैश मतलब क्लियर कवर, इफेक्टिव कवर विल बी 142। ठीक है, सो यू नो दैट क्लियर, ये इफेक्टिव कवर क्या होता है, क्लियर कवर प्लस 5/2। ठीक है, तो 5 होता है मेन डायमीटर का, डायमीटर तो मेन बार का डायमीटर। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कवर क्या होगा, क्लियर कवर इज दिस वन प्लस हाफ ऑफ दिस डायमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका इफेक्टिव कवर कहलाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा, ये आपका इफेक्टिव कवर है, सेंटर ऑफ द बार से लेके यहाँ तक का। ठीक है, सो दिस इज योर इफेक्टिव कवर। सो क्लियर कवर क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्लियर कवर विल बी d माइनस 5/2। तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, क्लियर कवर निकाल रहा हूँ, और बार मेरे को पता नहीं कितनी साइज की यूज करनी है, सो मैं 32 mm की बार यूज कर रहा हूँ। देखिए आप 12 mm से कम की बार यूज नहीं कर सकते कॉलम को डिजाइन करते वक्त, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो इससे ऊपर आप कुछ भी यूज कर लीजिए, 16, 25 और 22 mm, 20 mm कुछ भी यूज कर लीजिए। मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ 32 mm का लेके डिजाइन कर रहा हूँ। So d dash is 142 minus 32/2. So clear cover is coming 126 mm. ठीक है, क्लियर कवर 126 mm आ रहा है, और आपको पता है कि कभी भी डिजाइन करते वक्त 40 mm से कम का कवर नहीं आना चाहिए, क्लियर कवर 40 mm से कम का नहीं आना चाहिए इसमें कॉलम को डिजाइन करते वक्त। तो 126 mm आ रहा है, तो ठीक है, मतलब हम लोगों का कवर ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कंप्यूट d dash by d। ये आप निकाल लोगे, d dash क्या होता है, इफेक्टिव कवर, ये आपका आ गया था 142, ऊपर हमने निकाल लिया था। सो d डैश अपॉन d आपको पता है, Pu/fc के bd आप ये भी आप निकाल लोगे, ये सारी वैल्यूज आपको पता है, mu/fc के bd स्क्वायर, ये भी सारी वैल्यूज आपको पता है। सो ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लो, 140/720 0.2,
ये आप कैलकुलेट करोगे PU अपन दिस इज कमिंग 0.47 आ रहा है, मतलब 0.48 ले लीजिए, और ये MU अपॉन FC के BD स्क्वायर आ रहा है 0.13। तो अब आप ये तीन वैल्यूज देखिए 0.48, 0.13, मतलब x से y एक्सिस पे 0.48, x एक्सिस पे 0.13, और ग्राफ नंबर 0.2 यूज करना आपको। तो ये देख लीजिए dy dt 0.2 है, y एक्सिस वाला कितना था 0.48, तो 0.48 कहाँ पर आएगा, 0.4 से लेकर 0.5 के बीच में आएगा, यहाँ पर 0.48 आ गया, और यह आपका था 0.13 MU वाला, तो 0.13 यहाँ पर आ गया। बस आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन खींचिए, स्ट्रेट लाइन यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऊपर को एक लाइन खींचिए जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे जिस कर्व में, ठीक है, वो वाला कर्व आप यूज कर लेंगे। सो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 0.16 वाले पे कर रहे हैं। तो P अपॉन FC के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.16। P upon FCK is nothing but 0.16 from the chart. From this graph you can easily see that P upon FCK की वैल्यू 0.16 आ गई यहाँ पर, ये वाला जो आ रहा है, ठीक है, सिंपल। तो 0.16 आ गई, इंटू FCK करेंगे तो P निकल आएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील निकल आएगा, बस इजी, खत्म। तो आप देख लेते हैं यूजिंग चार्ट 46, इसके और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आई है हमारी, वो आई है 0.16, ये अभी देखा हमने P अपॉन FCK। तो P हम लोगों को पता चल जाएगा, परसेंटेज ऑफ स्टील विल बी 0.16 इंटू FCK मतलब कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ M25 की 25, so 0.16 into 25 will be 4, मतलब 4% ऑफ द स्टील इज प्रोवाइडेड, तो 4% आ गया P, ठीक है। और एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालेंगे, सो P इक्वल्स टू नथिंग बट ASC अपॉन ग्रॉस एरिया B into D into 100, सिंपल। तो आप निकाल लीजिए, तो ASC हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंक्रीट विल बी P टाइम्स दिस, P is 4%, 4/100, B into D 355 into 710, this is coming 10,082 mm स्क्वायर का एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन। तो एरिया ऑफ स्टील आपको पता चल गया। नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ स्टील अपॉन द डायमीटर, π/4 d स्क्वायर से निकाल लेते हैं। तो 32 mm डाय की हमने बार यूज की थी ऊपर, वो यूज करेंगे। So this is your area, π/4 into diameter of this, it is giving us 12.5। तो 12.5 की सरिया आती नहीं है, तो आप मतलब 12.5 आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो नंबर ऑफ बार्स, तो आप कितने प्रोवाइड करोगे, 30 नंबर ऑफ बार्स, ठीक है। तो आपकी ये हो गई 30 नंबर ऑफ बार, मतलब ऐसे आप लगा सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अलोंग द विड्थ एंड लेंथ के आप इसको 30 नंबर्स ऑफ मेन बार लगा सकते हो। लेकिन जो आपका है, अब आपको क्या डिजाइन करना है, टाइज डिजाइन करनी है। टाइज मतलब ये जो लेटरल ये जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है वो डिजाइन करनी है, ये वाली। तो ये तो हमेशा की तरह जैसे होता ही था वैसे करेंगे, सिंपल है। कैसे किया जाता था, डायमीटर ऑफ द टाई कैसे डिसाइड होता है, 1/4 टाइम्स ऑफ द रेनफोर्समेंट डायमीटर, और 6 mm, इन दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो आप ले लेंगे। सो 1/4 ऑफ 32 इज 8 एंड 6 mm, सो इन दोनों का बड़ा कौन सा है, 8 mm। सो आप डायमीटर ऑफ द टाई कौन सी यूज करोगे, 8 mm की करोगे। पिच कैसे निकालते थे, लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार, या फिर 300 mm, जो भी इन तीनों में सबसे कम होगा वो निकाल लेंगे। सो पिच कितनी हो गई, पिच इज B, लीस्ट लेटरल डायमेंशन 355, 16 इंटू डायमीटर, डायमीटर 32 का लिया था 512, और 300 mm। सो विच वन इज द लीस्ट, 300 mm इज द लीस्ट। तो आप पिच कितनी हो जाएगी, 300 mm। सो यू कैन प्रोवाइड 8 mm बार्स एट 300 mm सेंटर टू सेंटर। तो ये देखिए, ये आपका ये जो टाई आ रही है, जो ये इस कलर से दिखा रखी है, वो आपकी आ गई 8 mm 300 सेंटर टू सेंटर। और जो ये मेन जो गोल आपको दिख रही है, ये प्लान है, ठीक है, ये टॉप व्यू है, प्लान है। तो ये आपको टॉप व्यू में ये मेन बार्स होंगे डॉटेड दिख रही है। तो ये कितनी थी, 13 नंबर्स, 32 mm। सेक्शन आपको बनाया था MX एंड MY, उसमें दोनों चीज में आपको देना, ठीक है। क्योंकि वो बाई एक्सेल का केस है, तो दैट विल बी इन बोथ द डायरेक्शन X एंड Y। सो आई होप इस वाले में आपको क्लियर हो गया होगा। यू कैन गो थ्रू द वीडियो अगेन।
और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, प्लस कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ डिजाइन प्रॉब्लम्स में आपको एज असाइनमेंट भी दूंगा, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम मोर। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए यही रखते हैं फिर हम लोग। सो आज हम लोगों ने इसका डिजाइन करके देखा। ठीक है, एक्सेल लोडेड और एक्सेल लोडेड प्लस यूनि एक्सेल बेंडिंग केस देखा। बाई एक्सेल बेंडिंग का केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। सो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप तीनों टाइप्स के प्रॉब्लम को फिर से एक बार और प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। आई विल बी गिविंग वन असाइनमेंट ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस यूनिट ऑन कॉलम्स। तो यहाँ पर ये यूनिट खत्म होती है, और कोई डाउट होता है मैं डाउट क्लियरिंग सेशन रख सकता हूँ इसमें। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। थैंक यू क्लास। Thank you, sir. थैंक यू।